साहित्य सागर पाठ 6 बड़े घर की बेटी भाग 1। लेखक मुंशी प्रेमचंद। बेनी माधो सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधो सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने के बाद भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिन वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती थी, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी का इस विषय में उनसे मतभेद था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो वे यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ के साथ आनंदी का विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई। यहाँ का रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र की भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सुंदर सजी हुई बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी,
पर यहाँ बाग कहाँ जहां वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक न थी, जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के साधन कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी दो चिड़िया लिए हुए आया और भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, भाभी, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सब घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार सह लेती हैं, पर उनसे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा तो भी 9 लाख का। वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से रहा न गया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर्फ बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपते हुए अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधो सिंह ने भी बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है।
पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो उसका मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में भर में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। यहां तक साहस हो गया उस छोकरे का। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा।